सभी को नमस्कार। मैं एस यादव किलोल ई कक्षा में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप लोगों से संवाद भी करता रहता हूं और हर बार नए अपडेट्स भी लेके आता हूं। अब देखिए, RSCRT बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा और आप लोगों को बड़े ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना। कुछ नई चीज़ें भी इसमें लेके आए हूँ जो परिवर्तन के साथ हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं RSCRT की। यदि हम बात करें, जिस तरह से देखिए नेशनल लेवल पर NCERT काम करती है, उसी तरह से स्टेट लेवल पर सर्वोच्च अकादमिक संस्था के रूप में स्थापित की गई है RSCERT। और ये हमारे राज्य लेवल की हम कहें सर्वोच्च अकादमिक संस्थान है। और ये देखिए, एक अकादमिक संस्थान का मतलब है विशेष सामग्री, शिक्षक शिक्षा से संबंधित विषय वस्तु को तैयार करता है और इसके अधीन जितने भी संस्थाएं हैं उन सबको ये देखिए प्रोवाइड भी करवाता है। दूसरी बात है, इसका जो संचालन किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं करती है। इसे देखिए वर्तमान शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भी देखिए समय समय पर वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाता है और दिशा निर्देश भी प्रदान किए जाते हैं और उसी के माध्यम से इसका संचालन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं RSCERT की स्थापना कैसे हुई और पूर्व में इसके क्या नाम थे और किस तरह से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसी के अंदर राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। तो सबसे पहले तो आप इसका नाम लिखिए पूरा, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। अब अंग्रेजी में इसका नाम लिखते हैं तो अंग्रेजी में इसे कहा जाता है, देखिए शॉर्ट में तो है RSCERT, ठीक है ना। अब हम इसका पूरा नाम लिखते हैं राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल उसके बाद है रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। ये अंग्रेजी में नाम है, पूछा जा सकता है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नाम है। अब देखिए, किसी भी इंस्टीट्यूट्स को जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते समय एग्जाम की दृष्टि से यदि हम देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक पार्ट आता है, वो आता है कोई भी इंस्टीट्यूट्स ये राजकीय है या स्वायत्त शासित। पहली चीज तो याद रखना, अगर हम इसकी बात करें तो ये एक कैसी संस्था है, स्वायत्त शासी है। आज के दिन तो स्वायत्त शासित संस्था है, ठीक है। अब बात आती है प्रारंभिक शिक्षा में या माध्यमिक शिक्षा में। पूर्व में देखिए ये थी प्रारंभिक शिक्षा की इंस्टीट्यूट्स। कौन सी शिक्षा में? प्रारंभिक शिक्षा में। लेकिन बाद में इसे देखिए, अब प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा को बना दिया गया स्कूल शिक्षा। तो ये एक स्कूल शिक्षा की इंस्टीट्यूट्स है। 2001 के अंदर तो देखिए इसे रखा गया था प्रारंभिक शिक्षा में, लेकिन आज हम इसे देखें तो किस में रखा गया? स्कूल शिक्षा के अंतर्गत एक स्वायत्त शासित संस्था के रूप में स्थापित है, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में। अब मैं आपको इसका इतिहास बताता हूं कि किस तरह से इसकी स्थापना की गई और किस तरह से ये इंस्टीट्यूट डेवलप हुआ। तो बात करते हैं, देखिए इसके अंदर इसकी पृष्ठभूमि में चलते हैं हम। पृष्ठभूमि, ठीक है। और पृष्ठभूमि में देखिए कहानी की शुरुआत होती है हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना से। तृतीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंदर देखिए ये कहा गया, जिस तरह से नेशनल लेवल पर NIC की स्थापना की गई है उसी तरह से स्टेट लेवल पर SI की स्थापना की जाएगी। इसको 3 स्टेट में बांटा गया था, जो मैं जानकारी के लिए थोड़ा साइड में लिख रहा हूं। देखिए NIE, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये दिल्ली में खोला गया। दूसरा देखिए रीजनल खोले गए, RIE, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। फिर देखिए स्टेट पर भी इसी तरह के खोलने की बातें कही गई थी, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। ये सब पार्ट था तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्य योजना में ये खोलने का। तो राजस्थान के अंदर देखिए हम बात करते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना में एक इंस्टीट्यूट को स्थापित किया गया जिसका नाम था SIE, जिसका पूरा नाम है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन।
ये देखिए, हिंदी में अगर हम देखें तो राज्य शिक्षा संस्था या संस्थान, इसकी स्थापना की गई। देखिए कहां पर, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में। उदयपुर में देखिए कब की गई, 1963 के अंदर देखिए इसकी स्थापना की जाती है, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में। बाद में देखिए इसका पुनर्गठन किया गया। इसी तरह की राज्य में बहुत सारी इंस्टीट्यूट चल रही थी, 7 इंस्टीट्यूट चल रही थी। अब देखिए उन 7 को मिलाकर यहां पर ले आए उदयपुर के अंदर और इसका पुनर्गठन कर दिया गया। पुनर्गठन करने के लिए देखिए यहां एक समिति का गठन किया गया था और वो थी प्रोफेसर R.C. मेहरोत्रा। ये पूछा जाता है एग्जाम में, समिति की अभिशंसा पर क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया। और जैसे इसका पुनर्गठन प्रोफेसर R.C. मेहरोत्रा एक समिति के आधार पर किया गया तो देखिए इसका नाम बदल गया। पहले नाम था SIE। याद रखना, इसके कार्य क्षेत्र और बढ़ गए, RT और जोड़ दिया इसके सामने। किसकी अभिशंसा पर, प्रोफेसर R.C. मेहरोत्रा। अब देखिए इसका नाम भी बदल गया, SIERT। SI तो पहले ही नाम था, SIE RT और जुड़ गया, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। देखिए इसके अंदर ये कार्य क्षेत्र और बढ़ गया। और इसकी स्थापना जो हुई, स्थापना 11 नवंबर, कई बार एग्जाम में पूछा गया, 1978 में। देखिए वही सहेलियों की बाड़ी उदयपुर के अंदर 9 विभागों के साथ इसे स्थापित कर दिया गया। उसके बाद देखिए SIRT अपना काम करना शुरू कर देती है। बाद में MHRD ने कहा कि जितनी भी देखिए SIRT SCRT जो चल रही हैं, इनको पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए। पुनर्स्थापित का मतलब सीधा सा ये था कि इनको स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। बात आती है स्वायत्तता की। स्वायत्तता का मतलब ये होता है ऑटोनमस बॉडी, अर्थात जिसका गठन करने के बाद वो अपने स्वतंत्र रूप से कार्य करे। बार बार MHRD के कहने के बाद राजस्थान सरकार द्वारा मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया और 10 अगस्त 2018 को कि हम इसे स्वायत्तता प्रदान करेंगे। और शिक्षा विभाग ने ऑर्डर जारी कर दिए 14 अगस्त 2018 को। 14 अगस्त 2018 को देखिए इसको स्वायत्तता प्रदान कर दी गई, आई की जगह C बना दिया गया, SCERT। अब आप देखिए क्या प्रदान कर दी इसको, स्वायत्तता। स्वायत्तता प्रदान की गई और तारीख थी स्वायत्तता प्रदान करने की 14 अगस्त 2018 को। स्वतंत्र रूप से कार्य करना शुरू। लेकिन अब हम पहचान कैसे करें कि ये राजस्थान की है या पंजाब की या हरियाणा की। हरियाणा की होती तो H लगा देते, राजस्थान की इसलिए हम इसके आगे क्या लगा देते, R। और ये नाम आज चलन में है इसका। देखिए RSCERT, जिसका पूरा नाम मैं पूर्व में बता चुका हूं। तो 3 स्टेप में जाकर ये बनी और आज की स्थिति में आता है। परीक्षा की दृष्टि से पूछे, RSCERT की स्थापना 11 नवंबर 1978, स्वायत्तता प्रदान की गई 14 अगस्त 2018 को। और कार्य योजना बनी थी तृतीय पंचवर्षीय योजना में, उस समय नाम था SIE। ऐसे ये डेवलप होती है, इसकी पृष्ठभूमि है। अब बात करते हैं इसके उद्देश्यों की। इसकी स्थापना करने के उद्देश्य क्या रखे गए। स्थापना करने के उद्देश्यों की यदि हम बात करें तो हम आगे बढ़ जाते हैं। RSCERT के उद्देश्य, 2 उद्देश्य थे इसके। देखिए उद्देश्य नंबर 1, पहला उद्देश्य था स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता लाना। यह था देखिए पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य शिक्षक शिक्षा, टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता लाना, क्वालिटी लाने के लिए देखिए 2 उद्देश्य और इसकी स्थापना कर दी गई। मेन रूप से याद रखना, टीचर एजुकेशन TE और स्कूल एजुकेशन SCE, इन 2 क्षेत्रों में काम करने वाली सर्वोच्च अकादमिक संस्थान। बात करते हैं इसकी भूमिका की। क्या भूमिका है इसकी। अगर भूमिका की हम बात करें तो देखिए आपके सामने आता है RSCERT की भूमिका।
यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया था, रोल ऑफ RSCRT, और आगे भी पूछे जाने की संभावना। इसकी भूमिका को देखिए हम थोड़े से अलग रूप में लिख लेते हैं। सबसे पहले इसकी भूमिका की बात करें तो देखिए ये हमारे प्रदेश का सर्वोच्च अकादमिक संस्थान है, सर्वोच्च अकादमिक इंस्टीट्यूट है, ये संस्थान है। कौन से क्षेत्र में? स्कूल एवं शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में। पहली भूमिका देखिए। दूसरी भूमिका देखिए आप, यह हमारे राज्य का सर्वोच्च, अब आप देखिए यह हमारे राज्य का सर्वोच्च स्कूल एवं दूसरा हम कह सकते हैं शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र का सर्वोच्च प्राधिकरण है, सर्वोच्च प्राधिकरण, ऑथोरिटी, सर्वोच्च प्राधिकरण देखिए इसे कहा गया है। तो दूसरी भूमिका किसकी आती है? सर्वोच्च प्राधिकरण की इसकी भूमिका आती है, लेकिन कौन से क्षेत्र में? वही अकादमिक क्षेत्र में, अकादमिक, सर्वोच्च अकादमिक प्राधिकरण। तीसरे नंबर पर देखिए इसे और उपमा दी गई है, हमारे प्रदेश का सर्वोच्च अकादमिक नोडल, अकादमिक नोडल भी कहा गया, जो नोड पर स्थित हो। यहां नोडल, यहां प्राधिकरण और यहां इंस्टीट्यूट, तीन भूमिकाएं। उसके बाद देखिए इसकी जो भूमिका कहा गया है वो और भी अच्छी भूमिका, स्कूल शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, नंबर 4, स्कूल शिक्षा के क्षेत्र के अंदर देखिए सर्वोच्च परामर्श दाता, सलाहकार और मंत्रणा, मंत्रणात्मक संस्था है ये, जिससे देखिए हम मंत्रणा करते हैं स्कूल शिक्षा और शिक्षक शिक्षा। लास्ट इसे देखते हैं तो हमारे देखिए 5वें नंबर पर जो भूमिका बताई गई है, सर्वोच्च नेतृत्व प्रदान करने वाला हमारे इंस्टीट्यूट को, स्कूल शिक्षा और शिक्षक शिक्षा के सर्वोच्च नेतृत्व व संबलन प्रदान करने वाला, संबलन देने वाला। देखिए इतनी सारी भूमिकाएं देखिए आपके सामने, एक एक करके आप देखेंगे। 5 भूमिकाओं के अंदर स्थापित हमारा क्या है? RSCERT की भूमिकाएं। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए इन भूमिकाओं के बाद अब इसका प्रबंधन और प्रशासन को देखते हैं। और प्रबंधन और प्रशासन की यदि हम साथियों देखिए बात करते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंदर 2 प्रकार की परिषदों का गठन किया। वैसे तो याद रखना इसको जो चलाता है MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एंड दूसरा इसको जो चला रहा है वो कौन है? GOR, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। इसके अंदर देखिए 2 तरह की, एक आती है गवर्निंग, जिसे हम कहते हैं शासी परिषद या नियामक, नियामक परिषद। इस परिषद का काम है RSCRT के नियमों को बनाना, और इस परिषद का एक होता है अध्यक्ष, वो होता है हमारा एजुकेशन मिनिस्टर। दूसरा होता है इसका उपाध्यक्ष, वो होता है हमारा शिक्षा सचिव। कौन होता है? शिक्षा सचिव। इसके द्वारा बनाए गए नियमों को लागू करने के लिए निष्पादन समिति होती है, निष्पादन, एग्जीक्यूटिव कमेटी या कार्यकारिणी, कार्यकारिणी, ये समिति होती है। कुछ लोगों की कमेटी बनाई गई है देखिए, और इस कमेटी का प्रमुख रूप से जो काम होता है वो होता है इसके द्वारा बनाए गए नियमों को क्या करना? क्रियान्वित करना। अब देखिए इसके बाद यदि हम देखते हैं इस कमेटी का भी एक सभापति होता है या चेयरमैन, सभापति या चेयरमैन कहते हैं, वो होता है शिक्षा सचिव, ACS महोदय, शिक्षा सचिव। उसके बाद देखिए इसका एक सचिव भी होता है, और सचिव होता है देखिए इसका RS अधिकारी होता है। किसी भी RS को लगाया, जैसे वर्तमान में देखिए प्रियंका जोधावत जो मैडम है RS अधिकारी है, जिसको इसका क्या बनाया गया? सचिव बनाया गया। इस तरह से देखिए ये कार्यक्रम है आपके सामने जो प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में काम करता है। फिर इसके बाद हम इसका संगठनात्मक स्वरूप भी देखते हैं, और इसका संगठनात्मक स्वरूप यदि हम देखें तो देखिए सर्वोच्च पदाधिकारी होता है इसके अंदर निदेशक, और निदेशक होगा RAS,
या आईएएस, किसी को भी बनाया जा सकता है जैसा चाहे संस्थान। उसके नीचे देखिए फिर होता है अतिरिक्त निदेशक, एडिशनल डायरेक्टर, अतिरिक्त निदेशक। ये हमारे शिक्षा विभाग का होता है, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं एडी। इनके नीचे होता है प्रोफेसर, और प्रोफेसर होता है देखिए जेडी, जॉइंट डायरेक्टर लेवल का। प्रोफेसर के नीचे होता है देखिए प्रोफेसर फर्स्ट, और ये जेडी से नीचे होता है डिप्टी डायरेक्टर साहब, और फिर उसके बाद होता है प्रोफेसर सेकंड, और ये होता है डीओ रैंक का, जिला शिक्षा अधिकारी रैंक का। इनके नीचे होता है देखिए एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, और ये होता है देखिए प्राचार्य ग्रेड का, स्कूल प्राचार्य, यानी स्कूल का प्रिंसिपल। आजकल नाम बदल गया, प्रिंसिपल को देखिए राज्य सरकार ने, हिंदी में पहले हम कहते थे प्रधानाचार्य, आजकल कहा जाता है प्राचार्य। इसके बाद होता है असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर। यह हमारी स्कूल का व्याख्याता होता है, यानी आप लोग बन सकते हैं, लेकिन इन दोनों के लिए एमएड जरूरी है। एक तरह से एमएड अनिवार्य है। इस तरह के देखिए पदाधिकारी अपने इसके अंदर काम कर रहे हैं आरएससीआरटी उदयपुर के अंदर, और जितने भी विभाग हैं उन विभागों के अध्यक्ष वगैरह बनाए गए हैं इन्हीं अधिकारियों को। अब आगे चलते हैं। देखिए हमने सबसे पहले इसका प्रारूप देखा, यानी पृष्ठभूमि, उद्देश्य देखे, उद्देश्य के बाद प्रबंधन और प्रशासन हमने देखा, प्रबंधन और प्रशासन के बाद हमने साथ में देखिए भूमिका भी देखी। अब देखते हैं इसके विभाग। प्रमुख रूप से इसके विभागों की यदि हम बात करें तो देखिए पहले इसके 9 विभाग होते थे, और अब जो इसके विभाग हैं उनको पुनर्गठित कर दिया गया और इसके विभागों की संख्या हो गई है 6। आज कितने विभाग हैं इसके? 6 विभाग हैं। इन विभागों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो विभाग देखिए इसके अंदर जो बांटे गए हैं वो है कहलाते अकादमिक, अकादमिक प्रभाग भी कह देते हैं इसको, प्रभाग, विभाग कह दो या प्रभाग, डिपार्टमेंट, इसमें आते हैं 4। और उसके बाद देखिए प्रशासनिक, प्रशासनिक देखिए इसके प्रभाग हैं वो हैं 2, और इस तरह से टोटल कितने हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं। एक एक करके मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कौन कौन से विभाग हैं इसके या प्रभाग हैं और क्या उनके कार्य हैं जिनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 पर आता है अपने पास, आप नोट भी कर लीजिए। पहला जो हमारे पास प्रभाग आता है उस प्रभाग का नाम जो रखा गया है आपके सामने, जिसका नाम पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तक, सामग्री निर्माण एवं मूल्यांकन प्रभाग। पहले ये अलग अलग थे, अब सबको एक कर दिया गया। देखिए इसमें 4 काम है मेजर: पाठ्यचर्या का निर्माण करना, पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना, शिक्षण सामग्री का निर्माण करना और मूल्यांकन तैयार करना। बात आता है सबसे पहले देखिए पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम का जो निर्माण है ना वो किया जाता है एनसीएफ 2005 से आज के दिन। इसके आधार पर तैयार की जाती है एससीएफ, स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क। जैसे ये पाठ्यचर्या बनती है इसके आधार पर बनाई जाती है टेक्स्ट बुक प्रत्येक कक्षा की। तो इसका मतलब ये कक्षाओं की टेक्स्ट बुक तैयार करता है। कौन कौन सी करता है? एक तो भाषा की, जो भी भाषा चल रही है, उसके बाद गणित और विज्ञान की, और उसके बाद एक सामाजिक विज्ञान की। ये टेक्स्ट बुक देखिए 8वीं तक की अगर पाठ्यचर्या की बात करें और पाठ्य पुस्तकों की बात करें तो ये तैयार की जाती है इसके अंदर। तो ये है पाठ्यचर्या या हम कह दें। उसके बाद देखिए आज वर्तमान में हम बात करें पाठ्यचर्या, इसको दायित्व दिया गया प्री प्राइमरी से, प्री प्राइमरी से 12वीं तक की पाठ्यचर्या इसी को दे रखी निर्माण करने। अब पाठ्यचर्या बन गई, इस पाठ्यचर्या को पढ़ाने के लिए
फिर बनाई जाती है TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार की जाती है। शिक्षण अधिगम सामग्री क्या तैयार करते हैं हम? शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करते हैं। तो इस तरह से देखिए अपने इसके अंदर, फिर उसके बाद जो हमारी किताबें बनाई गई हैं ना, उनकी समीक्षा भी करवाई जाती है। दूसरा काम क्या है? समीक्षा करवाना, जो किताबों में क्या सही है और क्या गलत है समीक्षा करना, ये काम भी इसी को दिया जाता है। इसके अलावा और भी काम दिए जाए हैं, इसको देखिए, जैसे गुणात्मक शिक्षा, गुणात्मक शिक्षा का दायित्व भी दिया गया। इसको देखिए, गुणात्मक, देखिए शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए ABL, CCP और उसके अलावा देखिए SIQE, LOS लर्निंग आउटकम्स, ऐसे देखिए बहुत सारी चीज़ें तैयार की गई है जो शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए हैं। FASA जैसे अनेक प्रकार के टूल्स तैयार किए गए हैं, हम ये कह सकते हैं टूल्स, उपकरण तैयार किए गए हैं। देखिए तैयार करना इसका काम है इस डिपार्टमेंट का। उसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं और फिर आता है मूल्यांकन। अंत में हम देखिए इन क्रियाओं का क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं, और मूल्यांकन की जो विधाएं हैं वो तैयार की जाती है। और मूल्यांकन का एक तरह से हम कह सकते हैं ब्लूप्रिंट तैयार करना, कि अर्धवार्षिक में किस तरह के पेपर आएंगे, वार्षिक में कैसे आएंगे, उसका पूरा एक खाका तैयार किया जाता है इसी विभाग के माध्यम से। और एक इसके अंदर देखिए काम आता है विज्ञान मेलाओं का आयोजन। विज्ञान मेला का आयोजन कब किया जाता है? इसका आयोजन किया जाता है 28 फरवरी को, विज्ञान दिवस के दिन। ठीक है ना? तो ये डिपार्टमेंट था अपना एक छोटा सा, जिसका नाम क्या था, जो हमारी पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और शिक्षण अधिगम सामग्री और मूल्यांकन से संबंधित देखिए हमारा विभाग। आगे चलते हैं दूसरे विभाग कर, और दूसरे नंबर पर विभाग आता है हमारा शैक्षिक अनुसंधान, सर्वेक्षण, आकलन एवं नीति परिप्रेक्ष्य। तो देखिए इसमें भी अलग अलग काम है। एक तो रिसर्च का काम, तो यहाँ जो रिसर्च किया जाता है वो की जाती है रिसर्च, राज्य स्तर की रिसर्च। ठीक है, राज्य स्तर की देखिए रिसर्च करवाना यहाँ पर। और दूसरा देखिए जो IASC, CTE, डाइट के द्वारा जो रिसर्च की गई है उस रिसर्च की समीक्षा, राज्य स्तर की क्या करवाना? अनुसंधान, या हम कहते शोध, अनुसंधान करना। दूसरा इस अनुसंधान की समीक्षा करना, देखिए कि आपने सही किया और सही का चुनाव भी करना। देखिए उसके अलावा दूसरा आता है सर्वेक्षण बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। देखिए इसका अभी एक सर्वे हुआ था, नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017, 13 नवंबर 2017 को। अभी हाल ही में एक सर्वे और हुआ है, देखिए लेटेस्ट सर्वे 2021 का, ये 12 नवंबर को आयोजित हुआ। इसके अंदर देखिए पहले नंबर पर आया था कर्नाटक, राजस्थान की सेकंड रैंक थी 17 में, लेकिन 2021 में राजस्थान की फिर रैंक बराबर रही है 17 के जो थी वही रैंक रहती है हमारी 21 में, यानी सेकंड रैंक, लेकिन फर्स्ट रैंक पर आता है पंजाब। तो इस तरह से बहुत सारे सर्वे का आयोजन भी करवाया जाता है इस डिपार्टमेंट। फिर जाया जाता है देखिए आकलन एवं नीति परिप्रेक्ष्य। इस सर्वेक्षण के आधार पर देखिए आकलन भी, निष्कर्ष भी निकाले जाते हैं, डेटाओं का आकलन करते हैं उस आधार पर। फिर आता है शिक्षा नीति NEP 2020, 2020 की जो शिक्षा नीति है उसको लागू करना। देखिए उसके एक एक बिंदु पर उसकी समीक्षा करना और उसको सुझावात्मक रूप से उसे इम्प्लीमेशन करवाना, अर्थात लागू करने का कार्य कौन सा डिपार्टमेंट करता है? ये ही करता है। लेकिन इस विभाग का सबसे महत्वपूर्ण एक कार्य और है NMMS, परीक्षा का आयोजन, इसको दे रखा है। देखिए NMS परीक्षा का आयोजन। NMS है क्या चीज? NMS देखिए नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। ये देखिए, और ये प्रारंभ की गई राजकीय विद्यालयों में, प्रारंभ
प्रारंभ 2008 से प्रारंभ हुआ। इस परीक्षा के जो पात्र माने गए हैं, राजकीय विद्यालयों में, स्कूलों में कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी जो बच्चे इस स्कॉलरशिप में पास हो जाते हैं उन्हें 4 साल तक छात्रवृत्ति दी जाती है। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, और लगभग 12,000 रुपए के आसपास एक वार्षिक रूप से छात्रवृत्ति दी जाती है। तो 12 चौक 48,000 रुपए इस बच्चे को क्या दिए जाते हैं, छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाते हैं। इस तरह से देखिए हम इसके अंदर देखते हैं दूसरा डिपार्टमेंट जो काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग है हमारे लिए। आगे चलते हैं और अगला विभाग देखते हैं। इसमें आता है नंबर 3। ये देखिए हमारा प्रशासनिक विभाग है। शुरू में हमने वर्गीकरण किए थे ना, तो तीसरे नंबर का आता है किसके अंदर, एक तरह से हम इस विभाग को किस में ले जाते हैं, प्रशासनिक विभाग, टीचर एजुकेशन का प्रभाग। अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें शिक्षक शिक्षा की, टीचर एजुकेशन की बात करें, तो टीचर एजुकेशन की ये पूरी कार्य योजना बनाता है। कार्य योजना बनाना यानी उनको कब और कैसे ट्रेनिंग देना है टीचर्स को, उसकी कार्य योजना बनाता है। टीचर एजुकेशन के 2 पार्ट हैं भाई, एक होती है सेवा पूर्व, एक होती है सेवाकालीन। सेवा पूर्व को कहा जाता है प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, और एक होती है इन सर्विस टीचर एजुकेशन। देखिए IS। तो ये देखिए प्री सर्विस टीचर एजुकेशन में तो केवल क्या बनाती है, पाठ्यक्रम बनाता है, पाठ्यक्रम, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं देता है, नौकरी में लगने से पहले ट्रेनिंग नहीं देता। पाठ्यक्रम किसका बनाता है, DLED का, DLED का पाठ्यक्रम बनाता है 2 वर्षीय। और यहां देखिए सेवारत शिक्षकों के लिए देखिए प्रशिक्षण का क्या बनाता है, मॉड्यूल बनाता है, प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाता है। ये कब और किसको प्रशिक्षण देना है उसका मॉड्यूल तैयार करता है, और निष्ठा के कार्यक्रम भी अर्थात निष्ठा की ट्रेनिंग भी संचालित करता है। निष्ठा के देखिए प्रशिक्षण भी तैयार करता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के। तो इस तरह से देखिए ये शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाला 2 क्षेत्रों में कार्य करता है, सेवा पूर्व और सेवाकालीन। सेवाकालीन के लिए देखिए यहाँ जो टीचर्स तैयार करता है KRP और MT, मास्टर ट्रेनर और SRG, इनको तैयार करता है सीनियर रिसोर्स ग्रुप्स, मास्टर ट्रेनर्स, KRP की रिसोर्स पर्सन, यानी ये एक्सपर्ट तैयार करता हर जिला लेवल के जो अपने अपने जिले में शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर सके, विकास। दूसरा देखिए शिक्षक शिक्षा विभाग को ही एक दायित्व दिया हुआ है डाइट का वार्षिक कैलेंडर बनाना। डाइट का वार्षिक कैलेंडर बनाना, कब और क्या क्या काम करना है, कैलेंडर बनाने का काम इसी को दे रखा है। शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है ये। उसके अलावा देखिए संस्था प्रधानों को, PO को, CBO को, DO को भी देखिए प्रशिक्षण दिया जाता है और उनका मॉड्यूल बनाता है। नंबर 4 डिपार्टमेंट आता है ICT विभाग, शॉर्ट में हम कहते हैं ICT प्रभाग, इसे तकनीकी विभाग भी कह देते हैं एक तरह से, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ये विभाग देखिए उदयपुर में नहीं है, ये है अजमेर में। याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, RSCRT के उदयपुर में यह विभाग नहीं है। कहां पर स्थापित है, ये अजमेर के अंदर संचालित है। और इस विभाग द्वारा देखिए कई काम किए जाते, कंटेंट तैयार किया जाता है, कंटेंट तैयार करना, ऑडियो वीडियो तैयार करना, जैसे कंटेंट में आता। दूसरे नंबर पर आता है कंप्यूटर शिक्षा। कंप्यूटर शिक्षा देखिए इसके द्वारा दी जाती है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर देखिए हमारे जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, दीक्षा राइज, यूट्यूब चैनल, एजुसेट, इन सब का संचालन करता है यही डिपार्टमेंट।
तो बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाला एक महत्वपूर्ण विभाग है और परीक्षा की दृष्टि से देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग है। इसके बाद चलते हैं हम 5वें नंबर पर, और 5वें नंबर पर देखिए अगला आता है हमारे पास सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक न्याय प्रभाग। बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। आज इस विभाग की महत्वता कम नहीं है, इसके माध्यम से बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। एक तो CWSN, चाइल्ड विद स्पेशल नीड, इन बच्चों के लिए कार्यक्रम, इसे कहा जाता समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था करना, चाहे इनकी पाठ्य सामग्री हो या इनसे संबंधित कोई भी मटेरियल हो, इन बच्चों से संबंधित वो क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखिए, इसके अंदर देखते हैं हमारी कला शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा की किताबें तैयार करना। कला शिक्षा एवं स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार करना और उनकी पुस्तकें तैयार करना। उसके बाद देखिए नंबर 3 पर यदि हम बात करें तो इसके अंदर और भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं, जिस तरह से देखिए जनसंख्या शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, मूल्य शिक्षा, इस क्षेत्र में भी कार्य करना देखिए इसका प्रमुख काम है। उसके अलावा देखिए SC, ST, अल्पसंख्यक जो बाहुल्य क्षेत्र हैं, बाहुल्य क्षेत्रों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, शिक्षकों के प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना, प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना, मॉड्यूल तैयार करना, ये देखिए ये काम है इनके। एक काम नहीं है, बहुत सारे काम है इस विभाग के। उसके अलावा एक काम आता है 5वें नंबर, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। बालिका शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम चलाना। और अब अंत में चलते हैं लास्ट विभाग 6ठे नंबर पर, बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग जिसका नाम है प्रशासनिक अकादमिक आयोजना प्रबंधन एवं वित्त विभाग। शॉर्ट में हम इसको ये भी कह देते हैं, आयोजना प्रबंधन एवं वित्त विभाग भी कह देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और ये विभाग देखिए संपूर्ण RSCRT की धुरी कहलाता है। RSCRT की धुरी कहलाता है, धुरी कहा जाता है इस विभाग को, क्योंकि ये संपूर्ण RSCRT का कैलेंडर तैयार करता है, उसका प्रशासनिक तैयार करता है और संपूर्ण वित्तीय कार्य भी यही करता है। वित्त यानी लेखा जोखा, लेखा जोखा वर्ष में जो कुछ आया लेखा जोखा तैयार करता है। देखिए ये डिपार्टमेंट पूरा रिकॉर्ड रखता है। हॉस्टल वगैरह भी यही चलाता है, जो RSCRT में हॉस्टल है ना, हॉस्टल का संचालन भी यही करता है। और भी छोटे मोटे जो काम होते हैं जैसे RTI को भी यही देखता है, सामान्य प्रशासन को भी यही देखता है। सामान्य जर्नल देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन, सामान्य प्रशासन, छोटी मोटे जो भी काम होते हैं सारा डिपार्टमेंट के काम इसी के द्वारा संचालित किए जाते हैं। और जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका संस्थापन भी यही देखता है, संस्थापन, सब काम इसके द्वारा तैयार किए जाते हैं। इस तरह से देखिए ये कितने विभाग होते हैं हमारे, 6 विभाग। अब अंत में देखिए मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि मैंने 6 विभाग पढ़ाए थे, तो बताओ कि इनके कितने कार्य RSCRT के। RSCRT के यदि हम कार्यों की बात करें तो इन कार्यों को देखिए हम एक तरह से लिख सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रूप में। सबसे पहला कार्य देखिए, मैं एक सारणी बनवा देता हूँ इसके कार्यों के रूप में, आप नोट कर लीजिए। प्रशिक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण देना। सेवा पूर्व नहीं देता है, याद रखना इंपॉर्टेंट, पहली बात। दूसरी देखिए शोध करना, शोध कार्य। तीसरा ये समय समय पर देखिए प्रकाशन भी करता है पत्र पत्रिकाओं का,
प्रकाशन कार्य भी करता है, अकादमिक सहयोग भी देता है, अकादमिक सहयोग का भी कार्य कर रहा है, पाठ्य पुस्तक और पाठ्यचर्या का निर्माण भी करता है। तो वो कार्य जो हम पूर्व में पढ़ चुके वही इसके कार्य मोटे मोटे रूप में। ये सेमिनार और कार्य गोष्ठियों का भी आयोजन, सेमिनार व कार्य गोष्ठी का आयोजन, गोष्ठी का आयोजन, बहुत सारी चीजें हैं जो समय समय पर देखिए आयोजित करता रहता है। और उसके अलावा देखिए अब हम बात करते हैं इसमें कुछ नवीन चीज़ों की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और RSCRT। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर स्पष्ट कहा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया था RSCERT को और मजबूत बनाना, यानी इसको देखिए ज़्यादा कार्य क्षेत्रों का विस्तार करने की बात कही गई थी, जैसे लीडरशिप के क्षेत्र में, नेतृत्व के क्षेत्र में प्रशिक्षण देना, नेतृत्व, इस नेतृत्व के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने की बात इसके अंदर कही गई है और इसके मानक और मापदंड बनाने की बात भी कही गई है। इसके अलावा देखिए इसके अंदर चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस को भी लागू करने की बात कही गई है, SQAAF को भी लागू करने की बात कही है, SQAAF इसको भी देखिए लागू करने की बात कही गई है। क्या है ये SQAAF की यदि हम बात करें, स्टेट क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडेशन फ्रेमवर्क है। इसका मूल काम क्या है, RSCRT सभी जो भी उससे जुड़े हुए हैं उन लोगों के साथ देखिए व्यापक परामर्श के बाद गुणवत्ता देखिए मूल्यांकन और प्रत्यायन फ्रेमवर्क का कार्य किया जाएगा। दूसरी देखिए अखबारों के अंदर भी आए दिन आपको सुनने को मिला होगा और इसके अंदर एक नई योजना चालू की जा रही है डूंगरपुर और बाड़मेर के अंदर से 2022-23 से RSCRT के माध्यम से। तो इसलिए हमने लिखा समाचार पत्रों से जो न्यूज मिली है उसको भी। आत्म सम्मान कौशल शिक्षा, आत्म सम्मान कौशल शिक्षा, ये योजना चालू की जा रही है सत्र 2022-23 से। 2 जिलों से पायलट प्रोजेक्ट के तहत, पायलट प्रोजेक्ट के तहत। और कौन कौन से जिले हैं, एक तो है बाड़मेर और दूसरा है डूंगरपुर। इन 2 जिलों से ये पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया जाएगा। यहाँ सफल होगा तो पूरे प्रदेश में से लागू कर दिया। कक्षा 6 से 8 तक पढ़ने वाले जो बच्चे हैं और उन बच्चों में जो शारीरिक जो बदलाव आते हैं, उन शारीरिक बदलावों से देखिए बच्चों के अंदर बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती हैं, तो उन बच्चों को देखिए उन शारीरिक बदलावों से परिचय करवाना। इसलिए देखिए इसके आधार पर 6 कॉमिक्स तैयार की गई हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। 6 कॉमिक्स जो शारीरिक बदलाव आता है ना उससे संबंधित कितनी कॉमिक्स तैयार की गई हैं, 6 कॉमिक्स तैयार की गई हैं और उस योजना का नाम है आत्म सम्मान कौशल शिक्षा। ऐसे ही देखिए ब्रिज कोर्स वर्क बुक भी तैयार की गई है। दूसरे नंबर पर आता है ब्रिज कोर्स, ब्रिज का मतलब होता है सेतु, ब्रिज कोर्स वर्क बुक भी देखिए तैयार की जा रही है। जो बच्चों में लर्निंग गैप हो गया था ना कोविड के समय, उस लर्निंग गैप को दूर करने के लिए एक वर्क बुक तैयार की गई है बच्चों के लिए, जिसका नाम है ब्रिज कोर्स वर्क बुक। इसके अलावा देखिए असेसमेंट पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है RSCRT के माध्यम से, और इस असेसमेंट पोर्टल जो है उस ऐप का नाम होगा शिक्षक, जिसके अंदर देखिए अभी हाल ही में कार्यक्रम चलाया गया है और उसका नेतृत्व भी देखिए किसके द्वारा किया जा रहा है, RSCRT के माध्यम से। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम जो नया कार्यक्रम आया है और उसका नाम है राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो लर्निंग गैप्स आया है ना कोविड के समय 1 से 8 तक के बच्चों, उस लर्निंग गैप को दूर करने के लिए ये ब्रिज कोर्स की किताबें, इसके अंदर वर्क बुक देखिए तैयार की गई हैं, उनको पढ़वाया जाएगा। पूरा साल भर का कार्यक्रम है। शुरुआत के 3 महीनों में जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर ब्रिज कोर्स होगा, उसके बाद रेमेडियल क्लासें लागू की जाएंगी बच्चों की,
और इसके अंदर देखिए बेस लाइन भी तय की जाएगी। बेस लाइन के बाद इसमें एफए होगा और 2 एसओ का भी देखिए प्रावधान किया गया। पूरे साल भर का एक बिजी शेड्यूल तैयार किया गया है। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है हाल ही में। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम बहुत ही महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, करंट जीके के हिसाब से भी हम देखें तो ये कुछ न्यूज़ थी जो हमें समाचार पत्रों के माध्यम से हमें मिली और जिनको हमने इसमें शामिल किया गया है। इस तरह से हमारा ये टॉपिक क्या होता है साथियों, समाप्त हो जाता है। आपको इसके अभ्यास प्रश्न करने, बहुत सारे किताब भी आ चुकी है आप लोगों के लिए। तो देखिए किताब को भी पढ़िए और साथ में इन टॉपिक्स को भी पढ़िए और अपने नोट्स बनाइए अच्छे से और अपनी तैयारी करिए। सभी को मेरा पुनः एक बार फिर नमस्कार।